पृथला विधानसभा से और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। आपकी राजनीति से ज्यादा चर्चा आपके विवादों की रहती है। हत्या का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया। कृष्णपाल जी का व्यवहार, उनकी सादगी, उनके साथ इलेक्शन में पूरी मेहनत की। टिकट मांगी तो विनोद भाटी को टिकट नहीं मिली। कृष्णपाल जी हमेशा ये कहते हैं किसी से आज तक उन्होंने कहा मैं तो टिकट दूंगा। 2029 में तो विनोद भाटी टिकट मांगेंगे। 100% टिकट मांगेंगे, 100% टिकट मांगेंगे। और इस पृथला में विनोद भाटी पहली बार कमल खड़ा के दिखाएंगे। टेकचंद शर्मा जी ने अपने तेवर दिखाए। बिल्कुल करण दलाल जी का हमारे इलाके की लड़ाई है। बीजेपी की आंधी में जब हर जगह बीजेपी कमल लहरा रहा है तो पृथला में क्यों नहीं लहरा है? नैनपाल रावत जी जो अपना आपको जनसेवक कहते हैं, उनकी मौज मस्ती की तो मैं आपके मंच से माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा। क्या भाटी जी के पास भी पैसा नहीं था इसलिए टिकट नहीं मिल? उन नैनपाल रावत जी से पूछिए, जब उन्हें पहली बार टिकट मिला तो कितने पैसे दे के लाए? रघुवीर तेवतिया करंट में विधायक है पृथला से, उनके काम को कैसे देखते हो आप? अगर आपको टिकट मिल जाती तो आप क्या करते? अपने पृथला के डेवलपमेंट के लिए रोज नई प्लानिंग पर गवर्नमेंट से बात करता। यू हैव टू मेक हियर रेजिडेंशियल सेक्टर्स, कमर्शियल्स एंड यू हैव टू डेवलप लाइक दिस। आपके ऊपर लगभग कितने मुकदमे अब तक दर्ज हुए होंगे, याद है? जी मैडम, होंगे 5-7 मुकदमे तो होंगे, छोटे मोटे। देखो, जब हम लगातार जमीनों का काम भी, प्रॉपर्टी के काम भी किए तो छोटे मोटे विवाद तो चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। मेरे साथ इन मुकदमों का थोड़ा सा है जो मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ। आपकी कुंडली बनी हुई है? नहीं। कुंडली में एक बार दिखवाना, कहीं विवाद नाम का कोई। लोग तो कहते हैं कि विनोद भाटी की राजनीति में वो ठाकुर दबदबा दिखता है। अगर लोगों को दिखता है दबदबा है तो दबदबा रहना चाहिए। आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के स्पेशल पॉडकास्ट रिद्धि पराना के स्पेशल गेस्ट हैं एक ऐसे नेता, पृथला विधानसभा का एक ऐसा चेहरा जिनकी चर्चा चौपाल से लेकर राजनीतिक गलियारों में रहती है। पृथला विधानसभा और बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता जिनके बारे में लोग हमेशा एक जैसा कभी नहीं कहते। कुछ लोग उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ और पढ़ा लिखा नेता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनकी तो राजनीति में अपना एक अलग ही दबदबा है। कुछ विरोधी ये तक कहते हैं कि कंट्रोवर्सी में रहना उनकी आदत है। विरोधी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो विवादों का केंद्र है। MBA करने के बाद आराम से कॉर्पोरेट की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, नेताजी ने क्या चुना? गांव, पंचायत और राजनीति की राह। आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, जिनका जिक्र होता है टिकट की राजनीति, सत्ता का समीकरण, पुराने मुकदमे, विवाद, फायरिंग और रंगदारी की धमकियां, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तमाम मुद्दों पर बात होगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका सफर सुर्खियों में रहता है। तो आज मैं वेलकम करना चाहूंगी आज के हमारे स्पेशल गेस्ट पृथला विधानसभा से और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के सक्रिय नेता विनोद भाटी जी। बहुत बहुत नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। भाटी साहब, आपकी राजनीति से ज्यादा चर्चा आपके विवादों की रहती है, या यूं कहूं जिस तरीके से आपके विरोधी कहते हैं कि विनोद भाटी तो भाई बिना कंट्रोवर्सी के रह ही नहीं सकते। सही कहते हैं कि गलत? देखो, विरोधियों का काम तो विरोध करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जब एक आदमी जीरो से एक सफर तय करता है और डे बाय डे स्टेप्स आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ता है, तो उसके साथ कंट्रोवर्सीज हो या उपेक्षा करने वाले हों, तो ये चीज़ें तो आना स्वाभाविक है। विनोद भाटी का ना तो कोई बहुत बड़े दृढ़ परिवार से नाता रहा है, ना ही बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नाता रहा है, ना ही किसी बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से विनोद भाटी का नाता रहा है। आज विनोद भाटी इस पॉडकास्ट में बैठा है, आपके सामने है। चाहे हम पृथला की राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं, बात करें बिजनेस की, चाहे हम व्यापार में, अग्रणी कंपनियों में मेरी कंपनी है। जब हम एक चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं तो उससे कंट्रोवर्सियाँ आती हैं। चाहे राजनीति की बात हो, काम में सरपंच बन के शुरुआत करने के बाद गांव में कंट्रोवर्सीज नहीं, झूठे मुकदमों में लिप्त किया गया,
तो ये कंट्रोवर्सी तो जीवन का एक पार्ट है। मुकदमे झूठे थे, जी हाँ, मुकदमा चलिए, झूठा था, मैं चर्चा आपके सामने करेंगे। आज बैठा हूँ। उस पर भी चर्चा होगी, मुकदमों को लेकर भी कि झूठे थे या क्या थे। सबसे पहला सवाल मेरा यही, आपकी पहले जीवन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से शुरू करते हैं। रिटायर्ड आईबी अधिकारी के बेटे से राजनीति तक का ये सफर कैसे तय किया? देखो मैडम, मेरे फादर आईबी से रिटायर हैं, 5 बहनें हैं, 2 हम भाई हैं। बल्लौड़ में हमारा परिवार पूरा सेटल्ड है। पिताजी ने बल्लौड़ हमें सन 1985 में ला के यहाँ मकान बनाया। गांव नरावली से मेरा जन्म है और यहाँ हम आके सेटल हुए। तो पिताजी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं। पढ़ाई लिखाई हर तरीके से हमने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की और आज हम इस मुकाम पर हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद है और समाज का साथ है। तो 12वीं क्लास 10वीं क्लास में नालंदा स्कूल से की, 12वीं क्लास रावल स्कूल से की, कॉलेज अपना अग्रवाल कॉलेज से किया, शिलोंग से एमबीए की। तो एक एजुकेटेड फैमिली की तरीके से सारे भाई बहन हम पढ़े लिखे। मेरी 2 बहनें लेक्चरर हैं और मेरा खुद का बेटा जो इंडिया की टॉप 5 कंपनी KFS फिटनेस है, डायरेक्टर है। मेरा छोटा भाई भी उस कंपनी में डायरेक्टर है। मेरी बेटी जो भी उसकी ग्रेजुएशन के लास्ट एग्ज़ाम्स हुए, सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी में लॉ की क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रही है और अभी भी वो आज भी वो जापान है, जापान में अपना एग्रीकल्चर को ट्रांसफ़र उस प्रोग्राम में गई हुई है। तो एक विनोद भाटिया आपके सामने एक ऐसा शख्स बैठा है जिसने अपने जीवन में 2016 में सबसे पहले सरपंची का पद मिला, लेकिन उससे भी पहले 2014 में जब कृष्णपाल जी इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनको टिकट मिला था, तो हम कृष्णपाल जी से कनेक्ट हो गए। कृष्णपाल जी का व्यवहार, उनकी सादगी, उनका राजनीति के सर देखते हुए मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उनके साथ इलेक्शन में पूरी मेहनत की। उसके बाद गांव में सरपंची का चुनाव आया, सरपंची भी जीते। तो मैं बताना चाहता हूँ, बिजनेस करना, पैसा कमाना, पढ़ाई लिखाई या किसी बड़ी नौकरी पर रहना ये आसान चीज़ें हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए आपको राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। अपने इलाके के विकास के लिए, यूथ के डेवलपमेंट के लिए राजनीति एक ऐसा रास्ता है जिसमें कारगर साबित राजनीति ही हो सकती है। तो ये मेरा राजनीतिक सफ़र आपके सामने है। सरपंची हमने 35 साल तक हमारा परिवार संघर्ष करता रहा, लेकिन सरपंच बने, मैं ही सरपंच बना। फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट टाइम में सरपंच बना। तो सरपंच रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया जिसने विनोद भाटी की पहचान सिर्फ एक गाँव तक सीमित ना रख के विधानसभा तक पहुंचाई? अच्छा सवाल है आपका। सरपंची जीतने के बाद गांव में विकास कर रहे तो हमने कराए, साथ ही साथ मुझे सरपंच यूनियन का प्रधान बनाया गया। सरपंच यूनियन का प्रधान होते हुए मैंने पृथला क्षेत्र के विभिन्न सरपंच साथियों के साथ मिलकर हर गांव में विकास कार्य के लिए सरपंच साहिबान को फंड्स दिलाए। हम सभी ने मिलकर पंचायतों के लिए आवाज़ उठाई, पंचायतों के डेवलपमेंट का काम किया। आज आपने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि आप कृष्णपाल गुर्जर की सादगी से प्रभावित हुए, उनके प्रचार प्रसार में ज़मीन पर उतरकर आपने उनका साथ दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब एक दिन विनोद भाटी ने टिकट मांगी तो विनोद भाटी को टिकट नहीं मिली? आपका बहुत एक सटीक आंसर है इस चीज़ का। विनोद भाटी एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, सरपंच था, सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा, लेकिन जब विनोद भाटी ने टिकट मांगी तो टिकट के लिए विनोद भाटी जैसे 10-20 और भी टिकटार्थी लाइन में थे। उनमें बात करें वर्तमान एमएलए, पूर्व एमएलए, पूर्व प्रत्याशी, कई मेरे भाई उस लाइन में खड़े थे। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि 10 महीने पहले इलेक्शन से हमने टिकट मांगी और अपना राजनीतिक विधानसभा का सफर शुरू किया और 10 महीने के अंदर हमारा पैनल में नाम आना वो अपने आप में बड़ी बात थी। हम टिकट में भी आगे थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है, जो हाईकमान है, जो संगठन का निर्णय है,
वो संगठन का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए। तो मुझे इसमें कोई खेद नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिली, इससे मेरी कोई अयोग्यता साबित नहीं होती। टिकट मिलना या ना मिलना ये पार्टी का निर्णय है। मैं अपनी योग्यता इस बात को मानता हूं कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने पार्टी का सहयोग किया और मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। ऐसा नहीं लगा पार्टी ने टिकट नहीं दी तो न्याय नहीं हुआ मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। टिकट तो किसी एक को मिलना था ना। पार्टी ने जिसको साथ टिकट दिया हम उसके साथ रहे, हमने पार्टी के लिए काम किया, हमने अपना सेक्रीफाइस किया, आत्मसमर्पण किया और पार्टी के लिए आज भी कर रहे हैं। 2029 में विनोद भाटी टिकट मांगेंगे? 100% टिकट मांगेंगे, 100% टिकट मांगेंगे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनके संदेश हैं, उनका प्रचार प्रसार है, वो लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाएंगे कि आपका एक सशक्त कार्यकर्ता अपनी विधानसभा के बीच में है, अपने जनसाधारण के बीच में है। उनकी भलाई के लिए बीजेपी की जो कोर निर्णय हैं, जो बीजेपी के जो संदेश हैं, उनके माध्यम से बीजेपी का प्रचार प्रसार करके डेवलपमेंट की सोच बना रहा है। और हमें 100% मुझे विश्वास है कि जब तो 10 महीने का समय मिला था मुझे, अब तो मेरे पास 5 साल का समय है। मैं अपनी मेहनत से, अपने आइडियाज से, अपनी डेवलपमेंट थॉट से मैं पार्टी के लिए काम करूँ, मुझे 100% टिकट मिलेगी। हाँ, अगर मुझसे भी कोई ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार होगा और पार्टी उसे टिकट देगी तो ये पार्टी का निर्णय होगा और मैं पार्टी के साथ रहूँगा। चुनाव के दौरान विनोद भाटी के कार्यक्रम में बड़े नेता रविंद्र भाटी राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे। रविंद्र भाटी से जुड़ा एक सवाल है, रविंद्र भाटी की तरह ही विनोद भाटी को भी देखा जाता है, जैसे उनके साथ युवा जन समर्थन है, ऐसे ही विनोद भाटी के साथ भी चुनाव में प्रतिलाख युवा दिखाई दिया। लोग सवाल करते हैं, कमेंट्स भी आए लोगों के आपके लिए, जिस तरीके से रविंद्र भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जन समर्थन हासिल किया, क्या अगर बीजेपी 2029 में टिकट नहीं देती विनोद भाटी को, क्या आप भी वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप एक कार्यक्रम में रविंद्र भाटी जी आए, बृजभूषण शरण सिंह आए। एक बरादरीवाद होने के नाते, एक भाई बंधु होने के नाते मेरे पुराने रविंद्र भाटी जी से संबंध है, तो तब से संबंध है जब वो बीजेपी में थे। तो उसके बाद वो उनका अपना पर्सनल निर्णय था कि उन्हें निर्दलीय वो चुनाव लड़े और जीते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रविंद्र भाटी अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो विनोद भाटी भी निर्दलीय लड़ेगा। आई एम वेरी एजुकेटेड एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल पर्सन दैट टॉकिंग टू यू बिकॉज रविंद्र भाटी इज ए यूथ आइकॉन, सो आई लाइक हिम। और एक यूथ आइकॉन होने के नाते मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। महाराणा प्रताप जयंती थी तो उस कार्यक्रम में वो आए। लेकिन विनोद भाटी एक भाजपा की विचारधारा का आदमी है, भाजपा का कार्यकर्ता है। मेरे कभी सपने में भी निर्दलीय इलेक्शन का विचार नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए करनी है। विधानसभा का मुझे मौका मिल जाए तो वो मैं अपना 100% दे पाऊंगा। अगर मौका नहीं मिलता है तो भी अपने इलाके की जनता के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। आना है तो आपको हर समाज की एकता होनी चाहिए। विरोधी आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि विनोद भाटी गलती करते हैं, वो विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर अपने जो समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग, उन्हें साथ लेकर चलते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, हमने 13 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम किया था महाराजा सूरजमल जयंती का, जिसमें 10,000 से ज़्यादा समाज वहाँ आया था और वहाँ हर समाज की हस्ती थी। हमने अपने अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में गांव जाकर, हर चौपाल पर जाकर हमने अपने वाल्मीकि जी का, अम्बेडकर जी के चित्र और तस्वीरें वितरित की थी। लोगों को मैसेज दिया था कि शिक्षा पर ध्यान दो। बात करें अभी जो हमने महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया, उस जयंती के अंदर हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी इनवाइटेड थे, इनके बेटे देवेंद्र जी आए, मूलचंद शर्मा जी यहाँ अतिथि के तौर पर आए। बात करें असम से विधायक आए। बात करें हर गांव का पंच सरपंच इनवाइटेड थे।
हर गांव की किसी भी जाति के 36 बिरादरी के जो समाज के संगठनों के जो अध्यक्ष थे वो लोग इनवाइटेड थे। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि विनोद भाटी अपनी जाति के लोगों को आगे लाता है। ऐसा नहीं है। 36 बिरादरी से समाज बनता है और हमें 36 बिरादरी की सेवा भाव करनी है, सेवा करनी है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो ये मिथ है, ये विरोधियों का एक बदनाम करने की साजिश है कि सिर्फ राजपूतों को आगे लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पृथला विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो पृथला विधानसभा में पहले टेकचंद शर्मा रहे जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में समर्थन दे दिया बीजेपी को। फिर नैनपाल रावत जी थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बीजेपी को समर्थन दे दिया, लेकिन पृथला में कमल तो खेल ही नहीं पाया। देखो, विनोद भाटी की एक राजनीति का बहुत बड़ा एम है कि पृथला में विनोद भाटी पहली बार कमल खिला के दिखाएंगे। अपने जोश के साथ, अपनी कार्यशैली के साथ, अपने आधुनिक जो स्कीम्स हैं, आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी है, उसको नौजवानों तक पहुंचाकर वुमेन को एम्पावरमेंट की शक्ति की पूरी परख देकर हम किस तरीके से पृथला में कमल खिला सकते हैं, ये पूरा एक रोड प्लान विनोद भाटी के पास तैयार है। आई एम वर्किंग विद स्ट्रेटेजी, नॉट लाइक ओनली पॉलिटिक्स। हम एक पढ़ी लिखी राजनीति करना चाहता हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड राजनीति करना चाहता हूँ, एक विजनरी राजनीति करना चाहता हूँ, तभी पृथला में कमल खिल पाएगा। ये सोच के साथ मैं पृथला में काम करना चाहता हूँ। पृथला में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी आप क्या मानते हैं? देखो, सबसे बड़ी कमजोरी पृथला में भारतीय जनता पार्टी की कहूँ तो सही कैंडिडेट का चुनाव भी हो सकता है। नहीं हुआ सही कैंडिडेट का चुनाव। समय का, यहाँ का डेमोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से एक अध्ययन करके एक चीज़ों को तरीके से एक विजन के साथ अगर धरातल पर उतारा जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। भाजपा का कमल 100% खिलेगा। अब बात करें 24 में कैंडिडेट का चुनाव जो हुआ पृथला में, टेकचंद शर्मा को टिकट दी गई, वो सही था या नहीं? टेकचंद शर्मा जी पूर्व में हमारे विधायक रहे बसपा से, बहुजन समाजवादी पार्टी से। बहुजन समाजवादी पार्टी के होने के नाते फिर भी भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन था। मनोहर लाल जी ने उनको इलाके के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा धन दिया। लेकिन बड़े अचंभे की बात हुई जब 2024 में हमारा लोकसभा सांसद का चुनाव था, तो हमारे टेकचंद शर्मा जी ने अपने तेवर दिखाए। कल टेकचंद शर्मा जी ने किसी को चुनाव जीवी कोई ऐसा शब्द कहा था, लेकिन आप एक चीज सोचो, टेकचंद शर्मा जी उस समय कहाँ गए थे जब हमारे पलवल के पूर्व विधायक करण दलाल जी का वो गुणगान कर रहे थे, मोहना मंडी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के खिलाफ बोल रहे थे। तो जब एक आदमी की लॉयल्टी, इट्स अ बिग थिंग। भारतीय जनता पार्टी ने आपको विकास के लिए इतना सौगातें दी, अपने इलाके में आपकी पहचान बनाने के लिए इतना धन दिया, तो व्हाई दे चीट देम? क्यों उन्होंने खिलाफ बोला? शायद भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को डाइजेस्ट कर गई, लेकिन जनता ने डाइजेस्ट नहीं किया। आपने देखा, वो कहते हैं कि मैंने जनता के हक के लिए आवाज उठाई। जनता के हक की आवाज, तो जनता ने उनको क्यों नकारा? ये साक्षात प्रूफ है। वो क्या है, वो तो बीजेपी की आंधी में जब हर जगह बीजेपी कमल लहरा रहा है, तो पृथला में क्यों नहीं लहराया? उनकी लॉयल्टी नहीं थी। वो मान ही नहीं रहे ना, जनता ने रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मैडम, वो तो मैं भी कह आरोप सकता लगा हूँ रहे हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लेने दी, ऐसे नहीं करने दिया। हार को स्वीकार करना चाहिए। जो कमियां आपके अंदर रही हैं उन्हें देखकर, जानकर, पहचान कर भविष्य में उनसे सबक सीखना चाहिए। उसे आपको मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप नहीं मानोगे, दूसरों पर दोषारोपण करोगे तो कौन सुनेगा इस बात को? आप खुद देखिए, आप क्षेत्र में इलेक्शन लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की आपके साथ टीम खड़ी है। कृष्णपाल जी के मुझ पर खुद पर लगातार फ़ोन आए थे, मैं हॉस्पिटलाइज था उस टाइम पे, कि विनोद जी अपने गाँव में प्रचार करो, अपने गाँव में इस तरीके से चीज़ों को बढ़ाओ। हर आदमी बीजेपी का इनके साथ लगा हुआ था। लेकिन जनता को कहाँ लेके जाएं? जिस जनता के सामने रोज इन्होंने
नए नए खेल किए, नए नए ड्रामास किए, तो जनता भी तो जवाब देगी। ये जनता का जवाब था। लेकिन अगर चुनाव में दीपक डांगर और नैनपाल रावत बैठ जाते, चुनाव नहीं लड़ते, तो क्या टेकचंद शर्मा सीट निकाल देते? देखो, मैं इतना बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूँ, लेकिन दीपक डागर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, कार्यकर्ता थे। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो गलत था, नहीं लड़ना चाहिए था। नैनपाल रावत जी जो अपना आपको जनसेवक कहते हैं, और अभी शायद आपके पॉडकास्ट में उन्होंने एक शब्द कहा था, एक गाना भी गाया था। उस गाने के बाद बताया कि मुझे मेरे इलाके की जनता ने चंडीगढ़ भेजा। बिल्कुल 100% सही है। उनको चंडीगढ़ भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम भी कमल नहीं खिल पाया, क्योंकि नैनपाल रावत ने पृथला की भोली वाली जनता का मूर्ख बनाया था। कैसे? मैं मर जाऊंगा, मेरा लास्ट चुनाव है, मेरे साथ ऐसा हो गया, गांव गांव जाके रोना, इमोशनली लोगों को हर्ट करना। तो इस तरीके से जो उनका प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया, उन्हें विधानसभा की सीट मिल गई। लेकिन विधानसभा की सीट मिलने का क्या मतलब है? अगर मैं उस स्थान पे होता और इतना अपार जन समर्थन मुझे मिलता, तो मैं अपने इलाके की जनता के लिए डेवलपमेंट करता, इतनी डेवलपमेंट करता, रात दिन 24 घंटे एक कर देता कि जनता का जो समर्थन इस बार मिला था, उससे मुझे डबल टाइम और वोट मिलते और मैं लोगों की पसंद रहता। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ? हमारे नैनपाल जी का अधिकतर समय चंडीगढ़ गुजरा, और उनकी मौज मस्ती की तो मैं ज़्यादा आपके मंच से माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा। वो एक अच्छे पद पर रहे, विधानसभा का पद उनके पास रहा, जिसकी अपने आप में एक गरिमा है। लेकिन उस गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया, जनता का ध्यान नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ी कमी रही, जो नैनपाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और तभी जनता ने उनको वोटों के माध्यम से जवाब भी दिया। तो मैं किसी की इसमें ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहता, ना कोई ऐसा शब्द कहना चाहता जो अनएथिकल हो। तो सीधी सी बात है, जो जनता के काम करेगा, जो जनता के लिए सोच रखेगा, जनता उसे दोबारा भी मौका देगी और टिकट मिलने के बाद जिताएगी भी, ये कंफर्म है। 2024 में भाटी जी आपके पास भी उतना पैसा नहीं था क्या? क्योंकि नैनपाल रावत बोल रहे हैं कि मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जो टिकट लेकर आया यानी कि टेकचंद शर्मा, उन्होंने पैसों से टिकट खरीदी है। तो सवाल ये है, क्या भाटी जी के पास भी पैसा नहीं था इसलिए टिकट नहीं मिल पाई? दीपा जी, आपके पॉडकास्ट जो चल रहे हैं उनमें बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। ये सवाल अपने आप में बड़ा हंगामे वाला सवाल है। मैंने सोचा पूछ लूं कहीं नहीं, आप आपका अच्छा सवाल है, पर एक चीज उन नैनपाल रावत जी से पूछिए, जब उन्हें पहली बार टिकट मिला तो कितने पैसे दे के लाए? जब दूसरी बार टिकट मिला तो कितने पैसे देकर लाए? जब सोनपाल छोकर जी को टिकट मिला तो वो क्या दे के आए? और जब टेकचंद शर्मा जी को टिकट मिला तो वो क्या दे के आए? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टिकट पैसे से नहीं बिकती है। कहीं भी किसी का 1 रुपया टिकट के लिए खर्च नहीं हुआ है। ये मैं आपसे 100% विद इन वाइट पेपर पर साइन करके दूंगा आपको। नैनपाल रावत तो कह रहे मैं इंडिपेंडेंट जीता था, टिकट कहाँ मिलूं? उससे पहले टिकट नहीं मिली क्या? जब इंडिपेंडेंट जीते तब की बात बोल उससे रहा हूँ। इंडिपेंडेंट, लेकिन सोनपाल छोकर पैसे से टिकट लाए थे? कभी नहीं। ये तो दूसरों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही तो हैं। ये बरलाने वाली बातें ही तो हैं। अगर पैसे से टिकट मिलता, पैसे से राजनीति होती, तो आज अंबानीज ही देश के प्रधानमंत्री होते। ये लोकतंत्र है मैडम, इट्स ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पैसा मायने रखता है, यहाँ तो जनता की आवाज़, जनता की सेवा, आपका विजन, आपका माध्यम, आपकी पार्टी मायने रखती है। आपने कहा नैनपाल रावत को लोगों का प्यार तो मिल गया, जैसे भी करके आपने बोला, अगर आप होते तो बहुत कुछ करते। अभी जो कार्यकाल चल रहा है, रघुवीर तेवतिया करंट में विधायक है पृथला से, उनके काम को कैसे देखते हो आप? देखो, कांग्रेस पार्टी की बात तो करना ही बेवजह है। उन्हें कहीं कोई ना वजूद बचा है, ना उनकी सोच है, ना उनका संगठन है, ना कार्यशैली है, तो क्या डेवलपमेंट फिर भी जीत तो गए। देखो, जीतना एक कैसे भी कह सकते हो, जीत हार का तो मैं नहीं कहूँगा, वो जीत गए, लेकिन उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है? क्या सिर्फ एक कभी मुझे कॉलेज खुलवाना, ये मांग करनी वे ऑफ वर्किंग है? और काम नहीं है क्या? आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, आपकी टीम को 24 घंटे अपने इलाके में काम करना पड़ेगा, तभी आपके इलाके की डेवलपमेंट हो पाएगी। ये दिल्ली या फरीदाबाद नहीं है, ये पृथला है, एक ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, और आने वाला
गुड़गांवा हमारा पृथला बनेगा, लेकिन बनेगा जब हमारा विधानसभा का कोई भी प्रतिनिधि अपनी जी तोड़ मेहनत करेगा, अपना विजन रखेगा। अगर आपको टिकट मिल जाती तो आप क्या करते? देखो, मुझे टिकट मिल जाती, सबसे पहले मेरी एक कोर टीम होती, जो टीम हमारी गांव की जनसाधारण की हर समस्या को डे बाय डे नोट करती, उसके सॉल्यूशन के साथ उससे बात करती। बात करें, सबसे बड़ा काम मेरा होता यूथ को कनेक्ट करना। यूथ को कनेक्ट करना, एक कनेक्टिंग प्रोग्राम चलाना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। जैसे कि बात करते हैं सभी नेता नौकरी दिलाने की, मैं बात करता हूँ व्यवसाय खोलने की, नौकरी देने की। हमारा युवा, हमारा यूथ नौकरी के लिए चक्कर काटने वाला ना हो, नौकरी देने वाला हो। उसकी अपनी वर्कशॉप हो, इसकी एक फैक्ट्री हो, उसकी एक बड़ी कंपनी हो, उसके स्टार्टअप्स हों, इंटरप्रेन्योर्स हों। मैं तो चाहता हूँ पृथ्वी की कुछ लोगों की कंपनी यूनिकॉर्न्स में आए। दिस इज़ माई ड्रीम। मुझे इस लेवल पर काम करना है। ये मेरा मुख्य सपना है कि मैं अपने पृथ्वी के यूथ को इतना आगे पहुंचाऊं कि पूरे संसार में उसकी धूम मचे। मैं बताना चाहता हूं अपनी लेडीज़ की, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की पता लगे, अवेयरनेस हो, उनको आगे बढ़ने के मौके मिले, उनकी सहभागिता राजनीति में हो, व्यापार में हो, नौकरियों में हो। वो एक गाँवों की हाउस वाइफ बन के ना रहे, वो हर चीज़ में आगे बढ़े। ये औरतों को, लेडीज़ को, बहनों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। देखो, आप फरीदाबाद का नाम पूरे देश के अंदर फेमस है, बात करें नोएडा का फेमस है, बात करें गाजियाबाद का फेमस है, तो पृथला का क्यों नहीं? विनोद भाटी की सोच पृथला सबसे ज़्यादा फेमस हो। मैं अपनी विधानसभा में इस सर्च पे काम करना चाहूँगा। बात करें एआई जनरेटेड प्रोग्राम्स हो, एआई के बारे में बच्चों को पता लगे, व्यापार की स्कीम्स का पता लगे, सरकार से जितने भी लोन्स हैं फैक्ट्री खोलने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ का यूथ को पता तो लगे, कनेक्ट तो हो, उनको बिजनेस की क्लासेस तो मिले एटलीस्ट, उनको ट्रेडिंग का पता तो लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा ये पता तो लगे। जो सरकार की स्कीम्स है उनके बारे में, एमएसएमई के बारे में पता नहीं है यूथ को। हमारे जो नेता थे पुराने वाले, पहले बात करते थे सरकारी नौकरी लगा दी, भाई साहब 8-10 लाख रुपए लिए, सब पुलिस में लगा दिए, किसी नौकरी लगा दिए। विनोद भाटी तो रोजगार देने की बात करता है, रोजगार लेने की बात नहीं करता। यूथ इतना मजबूत हो, सशक्त हो कि रोजगार दे। और जब हमारे बच्चों की फैक्ट्रियां, वर्कशॉप्स ये सब होंगी तो पृथला तो अपने आप पूरा होगा, पृथ्वी का फेम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। हमारे गाँवों में सफाई के लिए प्रॉपर एक प्रोग्राम्स बनाए जाएं, जो सफाई कर्मचारी काम करने में ढील भर दें, उन कर्मचारियों को टाइट किया जाए, उनके संगठनों से बात की जाए। जिस तरीके से गवर्नमेंट के पंचायत के अंदर सफाई कर्मचारी, गाँव में सफाई की बहुत समस्या आती है, सफाई रेगुलर होनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर सुपरविजन टीम होनी चाहिए। जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपने पंचायत के द्वारा कराया, एमएलए फंड के द्वारा कराया, सांसद निधि के द्वारा कराया, उसका प्रॉपर एक देखरेख का चैनल हो, एक टीम ऐसी हो, उनकी रख रखाव को देखे। आप एक गांव में बिल्डिंग बना दी आपने 5 करोड़ रुपए की, लेकिन वो झड़ रही है, उसका रख रखाव नहीं है, तो विनोद भाटी की सोच तो कैसी है, प्रॉपर से मेंटेन करेगा। जहाँ पेड़ लगाए वो मेंटेन होंगे, जहाँ पार्क लगाए मेंटेन होंगे, जहाँ अपने जिम्स लगाए वो मेंटेन होंगे। अपने यूथ को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब हम हर पहलू पे हम काम कर पाएंगे। तो विनोद भाटी तो प्रॉपर एक राज भोगने के लिए नहीं, एक पैसा कमाने के लिए नहीं, एक सेवा करने के लिए, एक अपनी पृथला विधानसभा को डेवलप करने के लिए और देश में आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट की वजह से हमारी पृथला विधानसभा सबसे ज़्यादा विकसित होने वाली है। हमारे पास अगर मैं विधायक होता तो अपने पृथला के डेवलपमेंट के लिए रोज नए प्लानिंग पे गवर्नमेंट से बात करता। यू हैव टू मेक हियर रेजिडेंशियल सेक्टर्स, कमर्शियल्स, एंड यू हैव टू डेवलप लाइक दिस। आपको इस तरीके से यहाँ चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। एक विधायक होने के नाते एक मेहनत करनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, जो मैं अब भी कृष्णपाल जी के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। और आगे भी प्लानिंग्स है कि हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर टिकट मिली और लोगों का प्यार मिला तो विनोद भाटी इस तर्ज पर काम करेंगे? देखो, विनोद भाटी एक 18 घंटे काम करने वाला शख्स है। जब से मैंने अपनी याददाश्त सुर्ख संभाली है, उस दिन से आज तक मैंने 18 घंटे काम कम से कम किया है। तो आई एम ए हार्ड वर्कर एंड मैंने कभी भी नहीं ड्रिंक किया है, ना मैंने कभी कोई गलत चीज़ों का सेवन करता हूँ, ना कोई स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन मैं अपने काम में डेडिकेशन पूरी रखता हूँ। तो अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मेरे 18 घंटे की मेहनत मेरे इलाके के लिए होगी, इलाके को डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि आपने कभी भी मेरे इलेक्शन कैंपेनिंग में 2024 में देखा होगा, चौपाल पे चर्चा में क्या विषय थे? मेरे विषय थे कि यूथ को कैसे डेवलप करें,
मेरे साथ एक बैंक का बंदा होता था, हम्म। वो बैंक के बारे में इंडस्ट्री के लिए स्कीम देता था। एक बंदा मेरे इंडस्ट्री का कोई व्यापारी होता था, वो उद्योगपति उसके बारे में बच्चों को सिखाता था। मेरे साथ एक कोचिंग क्लासेस के मैंने फ्री कोचिंग स्टार्ट की थी, कोचिंग के बंदे प्रोफेसर हुआ करते थे, वो बच्चों को कोचिंग के बारे में बताते थे कैसे बड़ी नौकरियों पर जाएं। तो मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ, मैं अपना कोई गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सोच को बताना चाहता हूँ इलाके की जनता को, लोगों को, कि किस तरीके से काम किया जाएगा। मैंने जब अपना लोकसभा चुनाव हुआ तो हमने बाइक पर रैली निकाली है, बाइक रैली से लोगों को संदेश दिया। हमने ट्रैक्टर रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली से संदेश दिया। मैंने पैदल जन जागरूक यात्रा निकाली, नौजवान जागरूकता यात्रा निकाली, पैदल गांव गांव जाके लोगों को नशे के खिलाफ संदेश दिया, एजुकेशन के बारे में दिया, इंडस्ट्री के बारे में बताया, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया। तो ये चीज़ें करने से होंगी, हमको डे बाई डे हर दिन काम करना होगा। ये नहीं कि हमारे पूर्व विधायक की तरह आप बैठे हो चंडीगढ़ में, वहाँ से काम नहीं हो पाएगा। चंडीगढ़ आप जाओ, विधानसभा में अपनी बातें रखो, बातें काम कराओ, पैसे करवाओ, सैंक्शन करवाओ पैसे अपने डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ इलाके पर ज़मीन पे काम करो, धरातल पे काम करो। कौन से पूर्व विधायक की तरह? मैडम राणा जी, आपको सब पता है, इसी में ज़्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है, मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे को सिर्फ दर्द और टीस सिर्फ एक बात का है कि मेरे पिरथले का विकास पीछे रहा है। जो पिरथला आज सबसे आगे होना चाहिए था, आज पिरथला विकास से पीछे रहा है। आपके विरोधी कहते हैं कि विनोद भाटी की पहचान जो है वो विकास से ज्यादा विवादों से बनी है। जी, विवाद बिल्कुल ठीक कहते हैं। 2016 में जब हम सरपंच बने थे, सरपंच बनने के बाद 3-4 महीने बाद ही एक हत्या का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया। उस मुकदमे में जिस आदमी को आज तक देखा नहीं, भला नहीं, झूठा मुकदमा दर्ज हो गया भाई ने। कितने अचंभे की बात है। पुलिस ने उसमें तफ्तीश की, तहकीकात की, उसमें मेरे वो टेस्ट होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसका, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए। मैं निर्दोष था, तो मैं पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, मुझे कोर्ट भी नहीं जाना एक पड़ा। मुकदमा, दूसरा मुकदमा। देखो, जब हम लगातार जमीनों का काम भी, प्रॉपर्टी के काम भी किए, तो छोटे मोटे विवाद तो चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो कोर्ट कचहरी सब चीज़ तो आती जाती है, लेकिन मेरे पास कोई संगीन मुकदमा ऐसा नहीं है। उसके बाद अभी 2000 बात करें 23 में या 22 में एक हत्या का मुकदमा और यूपी में दर्ज कराया गया। आप कह रहे हो छोटे मोटे मुकदमे, हत्या का मुकदमा दर्ज, लेकिन मैडम उसमें भी निर्दोष था। जिस लेकिन आदमी, हत्या का मुकदमा छोटा मोटा मुकदमा तो नहीं होता। मैडम जब राजनीतिक कंट्रोवर्सियाँ बढ़ती हैं और आदमी आगे बढ़ता है तो लोग पीछे लग जाते हैं। जब जिस आदमी से हम मिले नहीं, जुले नहीं, मैं अपने काम में 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, अपने बिजनेस में बिजी हूँ, मेरे साथ प्रॉपर टीम काम कर रही है, फिटनेस की टीम अलग कंपनी काम कर रही है, प्रॉपर्टी की अलग कंपनी काम कर रही है, तो मेरे पास इन चीज़ों का समय ही नहीं है। लेकिन जब परिवार बड़ा होता है, मेरा 500 आदमी परिवार गांव में रहता है, 150 आदमी का परिवार बल्लभ रहता है, तो पारिवारिक कंट्रोवर्सियाँ भी हो जाती है। जो आदमी परिवार का मुखिया होता है, आगे निकलता हुआ होता है, तो उसे टारगेट किया जाता है। यूपी में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? यूपी में गांव का किसी लड़के का वहाँ मर्डर हुआ या वो मिला नहीं आज तक, तो उसका हत्या का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हो गया। लेकिन आपका उससे क्या संबंध था? वो गांव में जो दूसरी चुनाव जो सरपंची का हारे थे, वो बड़ा परिवार था, शुरू से वो सरपंच रहते थे, तो वो उनके परिवार के वो चोर बदमाश, उन पर लूट के 20-20, 25-25 मुकदमे दर्ज थे, वो 10 नंबरी घोषित थे, तो उनकी वहाँ मर्डर होने के बाद हमारा नाम लिखवा दिया गया। मर्डर के मुकदमे घूम फिर कर विनोद भाटी को कैसे? मर्डर जब जांच पुलिस करती है तो मर्डर में किसी को छोड़ तो सकती नहीं पुलिस। तो मैं आज भी कोर्ट नहीं गया, ना उस मर्डर में गया, ना बिना कोर्ट गए तो मैडम आपका मैं कहीं नाम लिखवा दूं और आप उसमें शामिल नहीं है, तो पुलिस तो सत्य तो करेगी। कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा एक आधी बार। मैडम जब आप उसमें है ही नहीं तो आप व्हाई रूल्स गो टू यस क्लीन चिट। तो ये अभी पीछे एक झगड़ा हो गया था कॉलोनी में, एक राव साहब के हमारे बड़े सम्मानित परिवार से लड़का था, वो परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए, किसी परिवार में से कोई लड़के ने हो गया था, तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर आया। लेकिन जबकि मैं तो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, मेरे साथ 50-100 लोग थे, पुलिस ने वेरीफाई किया, मुझे फिर क्लीन चिट दी। तो ये तो विवाद, तो ये तो जीवन का मेरे का एक पहलू है। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, मेरे साथ इन मुकदमों का थोड़ा सा है, जो मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ। आपकी कुंडली बनी हुई है? नहीं। कुंडली में एक बार दिखवाना, कहीं विवाद नाम का कोई ये शब्द बड़े बड़े उसमें तो नहीं लिखा? दीपा जी, मैं तो भगवान पे पूरा भरोसा रखता हूँ, और मैं तो जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो बताना चाहता नहीं, लेकिन मैं बड़ा सात्विक आदमी हूँ, बचाव करता हूँ झगड़ों मुकदमों से, पर फिर भी लगते हैं। फिर भी कैसे घेर लेते हैं? ये लेते। मतलब विनोद भाटी झगड़ों में नहीं जाते, झगड़े विनोद भाटी के पास आ जाते हैं।
बस ये ऐसा जीवन कह का एक सकते हैं। हिस्सा है, कह सकते हैं। पृथ्ला के बारे में आपने बताया कि पृथ्ला के ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। अभी हाल ही में जिस मंच से टेक्चंद शर्मा ने शायरी की, उसी शाम को जब प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पहुंची फरीदाबाद, तो कृष्णपाल गुर्जर के घर एक डिनर पार्टी हुई, जहां पूर्व विधायक जो कि अभी पार्टी से निष्कासित हैं, नैनपाल रावत भी पहुंचे। एक फोटो बहुत वायरल हुई। आपको क्या लगता है वो फोटो किस ओर इशारा कर रही है? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। उस प्रोग्राम में रात्रि भोज में प्रोटोकॉल था। उसमें वर्तमान के पार्षद, पूर्व के एमएलए और वर्तमान एमएलए ही शामिल थे। नहीं, वर्तमान में तो टेक्चंद शर्मा भी रहे ना। तो वो ना पार्टी से जाए, वो निकाल ना जाए, उनका पर्सनल निर्णय है। लेकिन जब टेकचंद वो अपने नैनपाल जी गए तो उस प्रोटोकॉल के तहत वहाँ गए। और अपने हरियाणा के जो हमारी हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, बड़ी सम्मानित और बड़ी सुलझी और बड़ी सोच की नेता हैं। उन्होंने सभी को बुलाया और रात्रि भोज में सब शामिल हुए, एक विचार विमर्श करने के लिए, एक मिलने के लिए। जो शब्द उन्होंने लोगों से कहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी और संकेत नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी ने नैनपाल को गले लगा लिया है, कृष्णपाल जी को गले लगा लिया, टेकचंद जी को नहीं लगाया, विनोद को नहीं लगाया। कृष्णपाल जी सभी को एक नज़र से देखने वाले नेता हैं। कृष्णपाल जी हमेशा ये कहते हैं, किसी से आज तक उन्होंने कहा मैं तो टिकट दूंगा। मुझसे भी कहा था, विनोद जी आप मेहनत कर रहे हो, टिकट पार्टी किसी एक को देगी, जो पार्टी का निर्णय हो मंजूर करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ जी, कि आप मेहनत करते रहो। तो उनका हर किसी के लिए होता है। पार्टी का कोई बड़ा नेता होगा, वो कभी भी किसी एक इंडिविजुअल के लिए सोच नहीं बनाएगा, वो सिर्फ पार्टी की सोचेंगे। अगर सच्चे कार्यकर्ता है, मैं भी सच्चा कार्य करता हूँ, तो पार्टी की सोचता हूँ। आपके कार्यालय पर फायरिंग हुई, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई, क्या हुआ था उस रात? उस रात मैडम मैं तो अपने घर पे था। मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया था कि यहाँ 2-3 लड़के आए हैं, और वो आके और सीधा फायर किया और एक पर्ची फेंक के चले गए। मैंने साथ साथ पुलिस को, सीआईए को इन्फॉर्म किया। मुझसे पहले यहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी और उन्होंने वो पर्ची या वो चिट ली, उसमें उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनको गोली भी लगी है, एनकाउंटर भी हुआ है। तो वो उनका था, मैं उनको ना जानता था, ना मेरे उनसे कोई पर्सनल रंजिश है, ना कोई मतलब है। तो ये तो कंट्रोवर्सी मेरे साथ चलती रहती है। पुलिस सिक्योरिटी भी मिली हुई है, पुलिस ने भी मुझे हमेशा मदद की है, मुझ पर आशीर्वाद रखा है, पुलिस प्रशासन ने भी। तो मैं भी उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए कभी भी किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। आपके ऊपर लगभग कितने मुकदमे अब तक दर्ज हुए होंगे, याद है? भी मैडम होंगे 5-7 मुकदमे तो होंगे। छोटे मोटे। आपको क्या लगता है राजनीति में जानबूझकर विनोद भाटी की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। जब पुलिस ने क्लीन चिट दी तो उस बात को लोगों में फैलाना, प्रचार करना वो गलत है। जब पुलिस ने हमें क्लीन चिट दे दी है, हम निर्दोष हैं, हम उस केस में या उस अपराध में हम शामिल ही नहीं है, तो क्यों हम उस पर खींचा जाता है? लेकिन लोग तो कहते हैं कि विनोद भाटी की राजनीति में वो ठाकुर दबदबा दिखता है, तो क्या वो सम्मान है या फिर राजनीतिक प्रदर्शन? ऑब्वियसली ये सम्मान है, दिखता ये है, सम्मान ही मेरी ठाकुर ताकत दबदबा है। तो दिखता है। देखो ये मानते हो? मैं अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन लोगों को दिखता है तो मैं अपने दबदबा, मुंह में तारीफ नहीं करना चाहूंगा। अगर लोगों को दिखता है दबदबा है तो दबदबा रहना चाहिए। दबदबा रहना चाहिए, चाहे उसे राजनीतिक प्रदर्शन समझो या फिर सम्मान। राजनीतिक प्रदर्शन में तो मेरी सोच तो है जनता की सेवा भाव में है। राजनीति करना अपने इलाके की डेवलपमेंट, अपने इलाके की नौजवान की भलाई, अपने इलाके का विकास करना है, ना कि कोई दबदबा दिखाना। आज पृथला विधानसभा की पृथला राजनीति पर एक फिल्म बन जाए तो विनोद भाटी कौन सा रोल लेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दीपा जी। सोचकर बोल सकते हो। अगर पृथला पर कोई फिल्म बनती है तो मैं पृथला की सेवा करने वाला एक विधायक बनना चाहूँगा, जो कि अपनी भारतीय जनता पार्टी से अपनी सोच के, अपनी मेहनत के बलबूते पर टिकट लेगा और चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार पृथला में कमल खिलाएगा और अपने इलाके को पूरे विश्व पटल में, पूरे भारतवर्ष में पहचान दिलाएगा। पृथला को जो ऑरा आज तक नहीं मिला है वो फेम हम दिलाएंगे। पृथला के नौजवान को इतना विकसित कर देंगे, पृथला की नारी को, बहन बेटी को इतनी सशक्त कर देंगे कि पृथला अपने आप में एक पहचान होगा, पृथला का नाम अपने आप में एक फेम होगा। ये मेरी सोच है। लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, यूथ बड़ी बड़ी नौकरियों पर जाएंगे,
वुमेन हर चीज़ में, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, हर चीज़ में, चाहे खेल हो, हर चीज़ में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगी। पृथला विधानसभा को सशक्त करके दिखाएंगी। एक तरफ विधानसभा की राजनीति, दूसरी तरफ करोड़ों का एक बिजनेस एम्पायर, एक ऐसा फिटनेस बिजनेस KFS जो इंडिया में टॉप 10 रैंक में आता है। कैसे बैलेंस करते हो दोनों चीजों को, एक तरफ राजनीति, एक तरफ बिजनेस? KFS फिटनेस एक ऐसी कंपनी जो मेरी बेटी के नाम से है, काव्या फिटनेस सॉल्यूशंस। 2014 में हमारी एक सोच बनी कि हम एक फिटनेस कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी बेसिकली पैन इंडिया लेवल पे काम करती है। दीपा जी, मेरा एक विज़न, एक सपना है कि इंडिया के हर घर में KFS फिटनेस का इक्विपमेंट हो, चाहे इक्विपमेंट एक स्कीपिंग रस्सी हो, रोप हो, चाहे एक डंबल हो, या एक बेंच हो, या पूरा इलाके में जिम लगा हो। तो KFS अपनी भागीदारी इंडिया के हर घर में करना चाहता है। KFS फिटनेस हर मेट्रो सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में आपको जिम मिलेगा। ये सिर्फ एक विजन था, ये एक सोच थी, जो आज इंडिया टॉप 5 कंपनी में आज KFS फिटनेस शामिल है। इसमें मेरे छोटे भाई अजय जी, मेरे बेटे केतन भाटी, इनका सहयोग है। आकाश दुबे जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। KFS फिटनेस एक इंडिया में पहचान बनाने के लिए हमें हर घर में काम करना पड़ता है। जो हमसे इक्विपमेंट खरीदते हैं उनको आफ्टर सेल सर्विस हम अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं, यही हमारी USP है। और KFS फिटनेस एक सोच, एक विजन था, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उसे पूरा अपना 100% देता हूँ। तो आज कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच रही है। KFS फिटनेस का जिम लेने का सपना हर किसी एथलीट का, हर किसी जिम फ्रीक का या इन्फ्लुएंसर का होता है कि KFS फिटनेस का जिम लगाया जाए। तो उसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। 18 घंटे मेहनत करता हूँ, रात दिन काम करते हैं। KFS का नाम काव्या बेटी के नाम से रखा, बेटे के नाम से नहीं? पापा की लाडली ज्यादा बेटियां होती हैं? देखो, मैं बेटियों को बहुत लाड करता हूँ। मेरी 5 बहनें हैं और मेरी 2 बेटियां हैं, तो मुझे बेटी बहुत पसंद है। और हमारे परिवार की परंपरा रही है कि हम बेटियों को प्यार ज़्यादा करते हैं। आज ये पॉडकास्ट किया हमने, बहुत सारे सवाल रहे इसमें। पृथला की जनता, अगर पृथला की जनता को विनोद भाटी का कोई एक मैसेज, बहुत ही शॉर्ट मैसेज, क्या देना चाहेंगे आप? पृथला की जनता को मैसेज, पृथला सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। पृथला के यूथ को आगे बढ़ना होगा, बड़ी बड़ी नौकरियों में, स्पोर्ट्स में, हर सर्विसेज में इंडस्ट्रियलिस्ट बनना होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े प्रोडक्शन पृथला के यूथ के होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना होगा। हमारी माता बहनों की भागीदारी देश की राजनीति में, देश के विकास में, व्यापार में, बड़ी बड़ी नौकरियों में, खेलों में होगी। हमारे इलाके का विकास, हमारे गांवों का विकास, हमारी गलियों का विकास, हमारे नैतिक मूल्यों का विकास हम सभी मिलकर करेंगे। आओ चलो मिलकर पृथला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाते हैं और पृथला की पहचान देश में अलग से बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पृथला। तो देखिए, जैसा मैंने अपनी ओपनिंग में ही कहा था, ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हटके होने वाला है। तो वाकई ये पॉडकास्ट बहुत हटके था। सवाल और उसके बाद उसके जवाब बेबाक थे। अब आखिरी सवाल मेरा पृथला की जनता से है, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। विनोद भाटी ने बताया कि पृथला में क्या कमी वो मानते हैं, और अगर उन्हें टिकट मिलती है और अगर वो जीतते हैं तो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है पृथला विधानसभा के लिए। तो अगर आप विनोद भाटी से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और साथ ही इस पॉडकास्ट का इस एपिसोड का सबसे स्पेशल पार्ट आपको कौन सा लगा वो भी आप मुझे बताना। और क्या वाकई आपकी भी जो विचारधारा थी, जो आपका माइंडसेट था विनोद भाटी के लिए, विवादों में रहने वाले विनोद भाटी के बारे में आपने सुना था, लेकिन आज आपने ज़मीन से जुड़े हुए विनोद भाटी को जाना। अगर आपने भी पहली बार जाना तो मेरे साथ वो भी कमेंट ज़रूर करना। और बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आप किसे हमारे साथ गेस्ट देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अगले पॉडकास्ट, अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए पॉडकास्ट विद दीपा राणा और हिंदुस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।